हेलो गाइज, आई वेलकम ऑन दिस ज्ञान गणित चैनल। कैट बहुत करीब आ गया है और अब कईयों को ऐसा लग रहा होगा कि बस कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो हमको क्विकली सारा एक बार रिवाइज करा दे, बहुत अच्छे से थ्योरी क्वेश्चंस ये वो, क्योंकि कैट से हमारी नज़दीकी हमारा सामना बहुत जल्दी होने वाला है गाइज। तो क्यों ना बगैर किसी इंट्रोडक्शन के हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं अपने लेक्चर को। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता जाऊंगा जो आपके लिए बहुत काम की एग्जाम में। क्विकली एक बार अपन चीज़ों को रिवाइज करते चले जाते हैं गाइस। सबसे पहले अपन बात करेंगे नंबर्स की दुनिया की। नंबर्स में क्या क्या अपन पढ़ते हैं, क्या क्या होता है। सबसे पहले गाइज मैं आपको एक छोटे से क्वेश्चन से इसकी स्टार्टिंग करने वाला हूँ। नंबर्स अब मैं ये नहीं बताने वाला हूँ पूरा छोटा छोटा छोटा, रैशनल क्या, इरेशनल क्या, प्राइम नंबर क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या, परफेक्ट नंबर क्या, है ना। ये सब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी तक आप पढ़ चुके हो गाइस। नंबर्स की दुनिया के अंदर सपोज करिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, 4 पावर n माइनस 2 पावर n डिवाइडेड बाई 2 एक नंबर आता है, नेचुरल नंबर, जहां पर n इज प्राइम। ये मेरा n प्राइम नंबर है। इज दैट क्लियर? तो क्या कहना पड़ता है आपका आंसर ऑप्शन ए। इस टाइप का नंबर कैसा होगा? तो पहला आंसर है मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। इज दैट क्लियर? दूसरा नंबर है मेरा प्राइम नंबर होगा। तीसरा नंबर है मेरा परफेक्ट नंबर होगा। और चौथा नंबर है मेरा नन ऑफ अबोव। यानी ये चौथा ऑप्शन है मेरा गाइस। अब कईयों को तो पता भी नहीं होता परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट में क्या फर्क होता है, दोनों अलग अलग हैं, क्या है यानी इसमें। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा गाइस कि यदि ये फार्मूला नहीं पता हो तो लर्न कर लेना। ये फार्मूला है परफेक्ट नंबर का। ये किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। परफेक्ट नंबर का फार्मूला है, परफेक्ट नंबर उसको कहते हैं जिसके फैक्टर्स का सम उससे डबल हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 6 एक नंबर है, इसके फैक्टर कौन कौन, 1 2 3 6, टोटल करो तो ये मेरा आ जाएगा 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12, जो कि 6 का जस्ट डबल है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे परफेक्ट नंबर। एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा, 28। इसके फैक्टर से 1 2 4 7 14 28। अब इसका टोटल करते हैं, 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7 प्लस 7 14 प्लस 4 18 प्लस 8 26, कैरी ओवर 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 56, जो कि 28 का जस्ट डबल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये परफेक्ट नंबर जनरेट करने का मेरा फार्मूला है। और ये परफेक्ट नंबर क्या होता है बता दिया। अब आप बिलीव कैसे करोगे कि सच में परफेक्ट नंबर जनरेट करने का फार्मूला, करके देख लें। n क्या है? प्राइम नंबर। n को जरा 2 लेके देखो, सबसे छोटा प्राइम नंबर। 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाई 2, 16 माइनस 4 बाई 2 6, आ गया ना परफेक्ट नंबर। n को दूसरा प्राइम नंबर लेके देखते हैं, क्या ले लें अपन, 3 लेके देखें तो 4 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2, 4 का क्यूब कितना 64, 2 का क्यूब कितना 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 56 बाई 2 कितना आ गया गाइस, 28। या तो गया सेकंड परफेक्ट नंबर। तो दुनिया में सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6 है, उसके बाद कौन है, 28 है। उसके बाद कौन है निकालना हो तो अगला प्राइम नंबर n की जगह जैसे जैसे प्राइम नंबर लिखते जाओगे वैसे वैसे परफेक्ट नंबर जनरेट होते चले जाएंगे। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन एग्जाम में आ जाए तो आपको पता नहीं हो तो मुश्किल खड़ी हो सकती है, याद रखिएगा गाइस। एक छोटे से और क्वेश्चन से हम स्टार्ट, और अगला क्वेश्चन हम लेते हैं नंबर्स का। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि एक सीरीज है और उस सीरीज की खास बात यह है कि ईच टर्म इज सम ऑफ 2 प्रीसीडिंग टर्म्स एंड ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। ऑल टर्म्स आर नेचुरल नंबर लिख दूं तो फिर पक्का हो जाएगा पॉजिटिव। ऑल टर्म्स आर नेचुरल नंबर्स। ईच टर्म इज सम ऑफ 2 प्रीसीडिंग टर्म्स एंड ऑल टर्म्स आर नेचुरल नंबर्स। t7 का स्क्वायर माइनस t6 का स्क्वायर इक्वल टू 517, तो t10 कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है गाइस। इज दैट क्लियर? पहला ऑप्शन है इसका 123, दूसरा ऑप्शन है इसका 1293, तीसरा ऑप्शन है इसका 1276, चौथा ऑप्शन है इसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है।
अब यहाँ पर आप देखिएगा इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। T7 स्क्वायर माइनस T6 स्क्वायर, ये दिया 517, ये T1 T2 इसके टर्म्स है सीरीज के, T1 T2 T3 ये क्वेश्चन में दिया, ये टर्म्स है, टर्म्स ऑफ सीरीज है ना। बहुत लंबी चौड़ी बातें मैं नहीं करूँगा, सिंपल में इसको बताने का ट्राई कर रहा हूँ। T7 स्क्वायर माइनस T6 स्क्वायर दिया 517 और निकालना क्या है T10, और सीरीज की क्या खास बात है, ईच टर्म इज सम ऑफ टू प्रीसीडिंग टर्म्स। ओके गाइस, इसके फैक्टर कर लें, T7 प्लस T6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में T7 माइनस T6 इक्वल टू 517। 517 में से दो नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट 517 आता हो, है ना। तो 517 किन कौन से दो नंबर का प्रोडक्ट होता है, तो मुझे तो लग नहीं रहा है, मुझे प्राइम नंबर लग रहा है। तो 517 इंटू 1, बस यही दो नंबर होंगे और क्या। तो T7 प्लस T6 इक्वल टू 517, और T7 माइनस T6 ये बड़ा नंबर होगा, ये छोटा नंबर होगा, तो बड़ा बड़े के इक्वल होगा 517 के, और छोटा छोटे के इक्वल होगा 1 के, ऐसा बोल सकते हैं ना। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ट्वाइस ऑफ T7 इक्वल टू 518, तो मेरा T7 इसका आधा हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 11, 2 5 जा 10, 1 18, 2 9 जा, T7 आ गया मेरा 259, और T7 T6 में तो 1 का ही फर्क है, तो T6 मेरा आ जाएगा 258। चलिए अब तो मेरा काम बन जाना चाहिए। T7 259 और T6 मेरा आ गया 258, तो मेरा T8 निकल जाना चाहिए। मेरे क्वेश्चन में दिया ना कि ईच टर्म इज द सम ऑफ टू प्रीसीडिंग टर्म्स, इन दोनों का सम करेंगे तो ये आ जाना चाहिए 9 प्लस 8, कितना आ रहा 517। यदि मैं T9 निकालता हूं तो T9 इन दोनों का सम होगा, तो 259 और 517 776, और फिर T10 यदि मेरे को निकालना है तो फिर इन दोनों का मैं सम करूंगा, तो ये मेरा बनेगा 13 का 3 कैरी ओवर 1 8 प्लस 1 9 7 प्लस 5 12, 1293 शुड बी माई आंसर। इज दैट क्लियर? ये आंसर 1293 है। इज दैट क्लियर? लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक ऐसी बात बोल दी जो गलत थी, और आपको शायद कईयों को आप में से पता ही नहीं चला। आपको याद होगा मैंने ऐसा बोल दिया था 517 को मैं सिर्फ 517 इंटू 1 ही लिख सकता, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर नहीं होते। अब आपको सुनकर के शॉक लगेगा कि 517 के फैक्टर होते हैं, और ये डिविजिबल होता है। किससे डिविजिबल होता है अब भी बता देता हूँ मैं, 11 से। फट से देख लो, 7 प्लस 5 12 माइनस 1 11 से डिविजिबल होगा। 11 4 जा 44, बचा कितना 7 7 7 जा, तो ये 11 इंटू 47। इसका मतलब ये हुआ कि मैं फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ, तो T7 स्क्वायर माइनस T6 स्क्वायर इक्वल टू मेरा जो 517 दिया था, इसको मैं अब की बार क्या लिख रहा हूँ 47 इंटू 11। इज दैट क्लियर गाइज? अब इसके फिर दो फैक्टर करेंगे, तो T7 माइनस T6, नहीं प्लस ले लो पहले, बाद में माइनस ले लेता हूँ, और ये किसके इक्वल हो गया 47 इंटू 11 के। तो जो मेरा बड़ा, अच्छा इससे ज़्यादा फैक्टर हो नहीं सकते, क्योंकि ये तो पक्का प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो ये बड़ा नंबर T7 प्लस T6 बड़े के इक्वल होगा 47 के, और T7 माइनस T6 ये छोटे के इक्वल होगा। फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो ट्वाइस ऑफ T7 मेरा आ गया 58, तो T7 मेरा आ गया गाइस कितना 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 29, और T6 मेरा ऊपर लिखना चाहिए मेरे को, और मेरा T6 आ जाएगा। T7 और T6 में 11 का फ़र्क है, तो T6 कितना छोटा होगा, 11 कम होगा, तो ये 18 हो गया। यस नो गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। चलिए, तो ये मेरा 18, ये 29, तो फिर तो मेरे को T8 पता लग जाएगा। तो मेरा T8 हो जाएगा 18 प्लस 29 17 47, तो फिर तो मुझे T9 पता लग जाएगा 76, तो फिर मुझे T10 पता लग जाएगा। बता, क्वेश्चन में दिया है ना, ईच टर्म इज द सम ऑफ टू प्रीसीडिंग टर्म्स, तो ये 6 और 7 13 के 3 कैरी 1 और 4 5 7 123 इज माई आंसर।
वो भी ऑप्शन में दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि आंसर तो ये भी लाए थे हम, आंसर ये भी लाए थे, तो पक्के से नहीं बोल सकते कि ये आंसर है कि ये आंसर है ना। तो आंसर क्या होना चाहिए? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि आंसर जब पक्के से नहीं पता है तो क्या बोलोगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये बहुत बड़ी ब्यूटी है इस क्वेश्चन की कि आंसर ये भी नहीं है, आंसर ये भी नहीं है, आंसर इन दोनों में से ही कोई है। अब कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप जो आंसर पहले लाए थे 1293, कहां गया कहां गया? ये रहा 1293, यही था ना। ये मेरा T6 था, थोड़ा सा और पीछे चल के देखें, T5 सपोज लाना हो, पूछा नहीं क्वेश्चन देने वाले ने, तो क्या आएगा? 258 में क्या प्लस करें कि 259 आ जाए? 1। अब यदि T4 लाना हो तो 1 में क्या प्लस करें कि 258 आ जाए? तो ये मेरा 257 हो गया। अब मेरे को T3 निकालना हो तो 257 में क्या प्लस करें कि 1 आ जाए? तो गाइज -256, तभी तो 1 आएगा ये। तो ये मैं रिवर्स चलता हूं तो मेरे टर्म निगेटिव आ रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में दिया है कि मेरी सीरीज के ऑल नेचुरल नंबर से, मतलब पॉजिटिव नंबर से सारे टर्म्स। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे आंसर में ये तो सीरीज हो ही नहीं सकती, मतलब ये मेरा T10 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो मैं अभी लेटेस्ट में आंसर लाया था 123, दैट इज़ माय करेक्ट आंसर। तो ये ऐसे क्वेश्चंस की ब्यूटी होती है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और आप देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कभी किसी को लगता है ये आंसर है, कभी लगता है किसी को ये आंसर है, कभी लगता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। सो द फाइनल आंसर इज 123। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी थोड़ी हर एक चीज की दुनिया को अपन टच करते हुए आगे निकलेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। एक नंबर है 1729 इक्वल टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल टू सी का क्यूब प्लस डी का क्यूब। Find the smallest possible value of a plus b plus c plus d। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन पूछने वाला पूछना चाहेगा या नहीं पूछना चाहेगा, ये n लिख देता हूं मैं यहां पर। मतलब एक नंबर ऐसा है जो दो नंबर के क्यूब का सम दो तरह से लिखा जा सकता है, और क्वेश्चन में बोला है कि ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू कितना है। आंसर ऑप्शन है 30, 31, 32, 33। इज दैट क्लियर? चलिए, अब ये सबसे पहली बात तो ऐसा पता कैसे करेंगे कि एक ऐसा कोई नंबर है क्या जो दो क्यूब के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो भी दो तरह से अलग अलग। तो गाइज ये पता होना चाहिए, दिस इज फेमस रामानुजम नंबर 1729। 1729 एक ऐसा नंबर है जिसको दो क्यूब के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर देखो, ये दोनों का सम भी इतना ही आएगा, ये दोनों का सम भी इतना ही आएगा, और दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सच नंबर। इससे छोटा होता ही नहीं है, बस बाकी सब होंगे बहुत सारे इससे बड़े होंगे। तो मेरा स्मॉलेस्ट सम हो गया 9 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 12। तो ये आ जाएगा मेरा 12 प्लस 1 13 प्लस 10 23 प्लस 9 32। दैट इज माई आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं गाइज, अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर्स का है और बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कुछ नंबर्स लिखे मैंने, ये नंबर एक बहुत बड़ा। एंड फाइंड 100th टर्म, 100th डिजिट में बोलूं तो ज्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए ये, ऑफ द एबो सीरीज। बस आपने एक सीख लिया तो फिर आप 100th क्या कोई से भी डिजिट निकालने का बोलेंगे तो चलेगा। अब आप ये मत समझना कि 9 के बाद ये 10 है, ये सीरीज ही ऐसी है 10 11 12 13, लेकिन 9 के बाद अगला डिजिट 1 है, फिर ये 0 है, यानी कि ये 10वें नंबर का डिजिट है, ये 11th नंबर का, ये 12th, ऐसा दिया है। तो 100th नंबर पे कौन सा डिजिट आएगा? दैट इज माई क्वेश्चन गाइस। आपके आंसर ऑप्शन है 3 4 5 नन। ठीक है गाइस, तब ऑप्शन से तो कुछ भी नहीं कर सकते, आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा।
अब आपको 100th डिजिट चाहिए, तो पहले तो एक बात समझा देता हूँ, 1 से 9 तक कितने डिजिट्स हो गए गाइस? 9 हो गए। चलो अब 9 डिजिट तो हो गए, 100th वाला चाहिए, उसमें से 9 माइनस करो तो अब 91 और बचे, यानी कि अब मैं 10 से स्टार्ट करूं तो मेरे को 91th नंबर का डिजिट चाहिए। यस नो गाइस? चलिए अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि 91 डिजिट मुझे और चाहिए। यदि मैं 90 डिजिट की बात करूं तो 90 डिजिट तब आएंगे जब मैं 45 नंबर लिखूंगा, क्योंकि अब तो मेरे दो दो डिजिट के नंबर आ रहे हैं, है ना, 10, 11, 12 ऐसे। तो 45th नंबर पे 45 यदि मैं नंबर लेता हूं तो 90 मेरे डिजिट कवर हो जाते हैं। तो 45 और मैं ले 9 के बाद, तो 9 के बाद एक जोड़ूं तो 10 आता है, पहला 2 डिजिट का नंबर आता है। तो मेरे को 45 और लेना है ऐसे, तो 45 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 54। इसका मतलब मैं इस सीरीज को 54 तक ले जाता हूँ। 54 में से ये 9 पीछे वाले माइनस कर लो तो बचा कितना? 45। तो ये 45 दो दो डिजिट का नंबर आ गए, तो ये मेरे 90 और कवर हो गए। अब बचा ही कौन? एक ही तो डिजिट बचा, और 54 के बाद कौन आएगा? 55। तो ये जो 5 है पंजा, ये मेरा 100th नंबर का डिजिट आएगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप मेरी ये बात समझ आई होगी आपको। तो आंसर ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा गाइज। चलिए आगे बढ़ें। एक क्वेश्चन है कि एक नंबर है नेचुरल नंबर, उसमें ढेर सारे 5 है, डिविजिबल बाय 3, ऑल डिजिट्स आर 5, इसके सारे डिजिट्स 5 हैं। फाइंड द रिमाइंडर when n power 39 is divided by 2। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर भी बस जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, है ना। n एक ऐसा नंबर है जिसके सारे डिजिट 5 हैं, और वो नंबर किससे डिविजिबल है? 3 से। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन n पावर 39 इज डिवाइडेड बाय 2, n इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। अब यदि मैं यहां पर स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर n की बात करता हूं, तो एक चीज मुझे बताओ कि यदि मैं अकेला 5 लेता हूं तो क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? नहीं। एक 5 और ले लूं तो 55 बन गया, क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं। एक 5 और ले लेता हूं तो 555 बन गया, क्या ये 3 से डिविजिबल है? यस, ये 3 से डिविजिबल है। तो मेरा n पता चल गया 555। क्वेश्चन में क्या पूछा है? n पावर 39 यानी कि 555 पावर 39 काय से डिवाइड करना है? 2 से। तो रिमाइंडर क्या आएगा गाइस? इज दैट क्लियर? तो 2 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा? तो ये तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर पे कुछ भी पावर लगाओगे तो आंसर ऑड नंबर आएगा, और ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। वेरी सिंपल। कोई प्रॉब्लम इसमें है क्या? नहीं है ना। चलिए आगे बढ़े। सपोज करो इसी क्वेश्चन में ये बोल दिया होता कि n पावर 39 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा? n पावर 39 किससे डिवाइड करना है? 4 से। तो रिमाइंडर क्या आएगा? अब n कितना है? 555 पावर 39 किससे डिवाइड करने का है? 4 से। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो गाइस सबसे पहले तो इसको 4 से डिवाइड कर लो, 555। मैं एक चीज जानता हूं कि 552 4 से पक्के से डिविजिबल है, क्योंकि 52 4 से डिविजिबल है। तो बचा ही कितना? 3। तो बस रिमाइंडर 3 आएगा, ये पक्का पता चल गया। तो ये मेरा हो गया 3 पावर 39। अब मेरे को काय से डिवाइड करना है? इसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो गाइस 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 3 को 4 से डिवाइड करने का नया स्टाइल सिखाता हूँ। 4 1 जा 4, बचा -1, तो रिमाइंडर आया -1। आंसर -1 की पावर 39 डिवाइड बाय 4। तो -1 की पावर 39 क्या होगा? -1। तो किसी चीज को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर -1 आया, तो रिमाइंडर -1 का मतलब नेगेटिव में कभी आंसर आ जाए तो उसमें ये नंबर ऐड कर दिया करो, +4। तो ये 3 आंसर, तो आंसर मेरा 3 हो गया।
एक कम पड़ गया ऐसा बोलने के बजाय 3 बच गया। गाइस ये सब मेरी बातें उन्हीं को समझ आएगी जो कुछ पढ़ चुके हैं और सच्ची में कोई कैट जैसा एग्जाम देने जा रहे हैं। जो लोग मजाक मस्ती करते हैं सिर्फ पड़ोसियों को दिखाने के लिए, पेरेंट्स को दिखाने के लिए, फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, गाइस उनके काम का नहीं है ये, है ना। जिन्होंने पढ़ रखा है उनको बातें समझ आती चली जाएगी। चलिए मूव ऑन, किसी और दुनिया के अंदर आपको लेके चलता हूँ। बहुत बड़ी दुनिया कैट के अंदर, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। एनीवे आपको मैं लेके चलता हूँ वर्क एंड टाइम की दुनिया में। वर्क एंड टाइम के अंदर सपोज करो एक क्वेश्चन दिया है आपको कि ए बी सी और डी, ये 4 लोग किसी काम को करते हैं। ये 10 दिन में कर सकता है, ये 20 दिन में कर सकता है, ये 40 दिन में कर सकता है और ये 80 दिन में कर सकता है। और हो क्या रहा है कि ये लोग पेयर वाइज काम कर रहे हैं। पेयर वाइज यानी एक एक पेयर आता है, 1 पेयर एट ए टाइम, एंड ईच डे अ न्यू पेयर। हर दिन एक नया पेयर काम करने के लिए आता है और पेयर वाइज वो काम करने आते हैं। इज दैट क्लियर? What percent work will be completed? When all pairs exhausted, सारे पेयर्स जब आ चुके होंगे तो कितना परसेंट वर्क कंप्लीट हो चुका होगा गाइस? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आपने मेरी वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे तो ये क्वेश्चन शायद मिला होगा या इस टाइप का क्वेश्चन मिला होगा। अब देखिए गाइस, RTW एक फेमस मेथड है अपन जो यूटिलाइज करते हैं। ए कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। बी LCM 80 कितना आ रहा है? 8 4 2 1। अब ए के साथ बी काम करेगा, ए के साथ सी काम करेगा, ए के साथ डी काम करेगा, बी के साथ सी काम करेगा, बी के साथ डी काम करेगा। एक एक बार सारे पेयर आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? ए बी पेयर यदि काम करे तो काम कितना होगा? 8 + 4 12, ए सी करे तो 10, ए डी करे तो 8 + 1 9, बी सी करे तो 6, बी डी करे तो 5। एक एक दिन सबने काम किया तो ये काम हो गया 12 10 9 6 5। कितना काम हो गया? टोटल कर लीजिए। 12 + 10 22 + 9 31 + 6 37 + 5 42। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है। एनीवे चेक कर लेना चाहिए। 8 सही है, 4 सही है, 2 सही है, 1 सही है। ए बी ए सी ए डी, ए बी आ गया, ए सी आ गया, ए डी आ गया, बी सी आ गया, बी डी आ गया। एक और बंदा बच गया है, सी डी पेयर बच गया है। बी डी के बाद सी डी। सी डी यदि काम करेंगे तो 3 काम और हो जाएगा एक दिन तक, तो ये 3 और ऐड होगा। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा आ जाएगा 45। तो ये 45 वर्क हो जाएगा। क्या पूछा है? यदि एक एक बार सारे करें तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्क विल फिनिश? तो 45 डिवाइडेड बाय टोटल वर्क कितना है? 80। तो ये परसेंटेज में आपको फाइंड करना है। तो ये 5 9 जा 16, 5 जा 80, 5 से कैंसिल 16 9, तो ये 900 डिवाइडेड बाय 16। यस नो? 16 5 जा 80, बचा 10 0 100 6 जा 56% अप्रोक्सीमेटली वर्क आएगा। इज दैट क्लियर? अब इसमें बहुत सारी अलग अलग वैरायटी बनती है कि सपोज करिए ये लोग ऑल्टरनेट डे काम कर रहे हैं। ऑल्टरनेट डे यानी एक दिन है फिर एक दिन, एक एक करके, सॉरी 1 एट ए टाइम, एक दिन में एक ही बंदा काम कर रहा है। तो बताओ काम कितने दिन में खत्म होगा? पहले ए काम करेगा फिर बी, इसी ऑर्डर में आ रहे हैं, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, एक एक दिन के लिए। तो यानी कि यदि ये 4 दिन तक लगातार एक एक बंदा आए तो काम कितना होगा? 8 + 4 12 15 काम हो जाएगा। यस नो? तो अब इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे डील करना है कि एक एक दिन सब आए, यानी कि ए पहले आया एक दिन, दूसरे दिन बी, फिर सी और फिर डी। तो टोटल वर्क हो गया मेरा 15। ये अपन ने रेट कैलकुलेट कर लिया। 15 काम करने में 4 दिन लगे, यानी कि वर्क यदि 15 है तो डेज मेरे लगेंगे 4। इज दैट क्लियर? और आपको काम करवाना है 80। अब 80 से जस्ट छोटा नंबर कौन है जो 15 का मल्टीपल है? 75।
कितने जा 15 5 जा 75, तो ये मेरा 85 जा करूँगा मैं यहाँ पर भी, तो ये 5 4 जा कितना 20 डेज हो गए। अब 20 डेज के अंदर वर्क हो गया 75, अब वर्क बचा ही कितना 5, तो 20 डेज तो हो गए और 5 बचा वर्क। और अब बंदा कौन आएगा काम करने के लिए, ABCD के 5 चक्कर हो गए, अब एक ही बारी है वापस काम करने की, और ए का रेट कितना है 8, तो ए का रेट है 8 और वर्क है 5, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा वर्क अपॉन रेट। तो वर्क बचा 5 और रेट है 8, तो यानी पूरा दिन तो लगना नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 20 इंटीजर 5/8। तो इस तरह से क्वेश्चंस को अपन मैनेज कर सकते हैं जो वर्क इन टाइम के होते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, अब कभी कभी इसके अंदर ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि सपोज करिए ये एक वैसल है और ये वैसल पूरा भरा है, इसके मैं 4 पार्ट कर देता हूं, 1 2 3 4, केवल फंडा सिखाना चाहता हूं। एक टेप यहां पे लगा है, एक टेप यहां पे लगा है, एक टेप यहां पे लगा है और एक टेप यहां पे लगा है। इज दैट क्लियर? और ये पानी से पूरा भरा हुआ है। अब ये 10 मिनट में इसको पूरा खाली कर सकता है, ये भी 10 मिनट में पूरा खाली कर सकता है, सारे एक जैसे हैं, 10 मिनट में पूरा खाली कर सकता है। अब ये सब एक साथ चलें तो कितनी देर में इसको खाली कर देंगे, ये क्वेश्चन है गाइस। अब एक चीज मेरी समझो आप, कि जब ये फुल भरा है और ये चारों टेप में एक साथ ओपन कर दूं, तो ये यहां से भी पानी गिरेगा, यहां से भी गिरेगा, यहां से भी गिरेगा और यहां से भी गिरेगा। और यहां से गिरना कब बंद होगा? जब ये इतना पार्ट इसका खाली हो जाए। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। इसका मतलब इसका ये 1/4 पार्ट जब तक खाली होगा तब तक तो ये सारे टेप चलेंगे, है ना। चलिए, अब मुझे एक चीज बताइए, एक टेप अकेला 10 मिनट में खाली कर सकता है, तो 1 मिनट में कितना पार्ट खाली करेगा? 1/10। 1 मिनट में खाली करेगा 1/10। इज दैट क्लियर? तो ऐसे 4 पाइप चल रहे हैं, तो इंटू 4 कर दूं तो ये 4/10 खाली हो जाएगा 1 मिनट में, यानी कि 2/5। तो 1 मिनट में 2/5 खाली होता है, यानी कि 2/5 खाली होने में 1 मिनट लगता है। तो ये जो 1/4 खाली होने में कितना टाइम लगेगा? 2/5 खाली होने में 1 मिनट लगता है, तो 1 खाली होने में 1/2/5, यानी कि 5/2। तो यानी 1/4 खाली होने में टाइम लगना चाहिए 5/2 इंटू 1/4, यानी कि 5/8 मिनट लगेगा। यस नो? तो 5/8 मिनट में ये खाली हो गया। अब ये यहां से यहां तक आ गया। इज दैट क्लियर? अब ये पानी जब खाली ही हो गया यहां से यहां तक का, तब कितने टेप चलेंगे? यहाँ तीनों टेप चलेंगे। ये 3 भी कब तक रहेंगे? जब तक ये अगला 1/4 नहीं खाली हो जाता। यस नो? अब अगला 1/4 खाली होने में फिर कितना टाइम लगेगा, ये लगाएंगे अपन। समझ आ रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं? तो फिर ये देखिए 1/10 इंटू, अब की बार 3 टेप चालू कर रहा हूं मैं, तो 3/10 खाली हो रहा है। 3/10 खाली हो रहा है कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो फिर वही वाला गणित लगाएंगे अपन कि 3/10 खाली होने में 1 मिनट लग रहा है, तो 1 खाली होने में 1/3/10 यानी 10/3। अब खाली फिर से कितना करना है? ये अगला 1/4 फिर खाली करना है। तो अगला 1/4 खाली करने में फिर टाइम लगेगा मेरा 10/3 4 12, इतना मिनट लगेगा। इज दैट क्लियर? ऐसे करके अपन कैलकुलेट कर लेंगे। पहले कितना टाइम लग चुका? 5/8। अब कितना लग चुका? 10/12। इज दैट क्लियर? अब अगले वाले में फिर वैसे कैलकुलेट करेंगे जब तक कि हम इसको पूरा खाली नहीं कर देते। तो गाइस, इस तरह के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करें। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, ये वैरायटी बता दी, पूरा कर लेना आप इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्पीड टाइम डिस्टेंस की अपन बात करते हैं। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10। सपोज ये 10 किलोमीटर की एक जर्नी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और एक रेलवे इंजन को ये जर्नी कवर करना है 10 किलोमीटर की। अब वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। वो 5 किलोमीटर आगे जाता है, फिर 3 किलोमीटर पीछे आता है, फिर 5 किलोमीटर आगे जाता है, फिर 3 किलोमीटर पीछे आता है। और वैसा तब तक करता है जब तक इस पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता। बस जैसे इस पॉइंट पे पहुंचेगा ऑन दिस प्रोसेस इट विल स्टॉप। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो उसको कितना टाइम लगेगा। बस इतना सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसको कितना टाइम लगेगा। तो गाइस सबसे पहले वो 5 किलोमीटर आगे चल रहा है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक आ गया। अब कितना पीछे आ रहा है? 3 किलोमीटर है ना। पहले 5 आगे, फिर 3 पीछे, फिर 5 आगे, फिर 3 पीछे। बस यही सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ से फिर वो 3 पीछे आता है, 1 2 3। अब फिर 5 आगे जाता है, 1 2 3 4 5। फिर 3 पीछे आता है, 1 2 3। फिर यहाँ से 5 आगे आता है, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ से 3 पीछे आता है, 1 2 3। फिर यहाँ से 5 आगे, 1 2 3 4, 2 3 4, सॉरी। बस अब 5 आएगा ही नहीं ना आगे, क्योंकि 4 में ही उसका यहाँ जर्नी उसकी फिनिश हो गई। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? उसको 10 किलोमीटर की जर्नी तय करना थी। अब देखो इस काम को आप ऐसे भी कर सकते थे। पहले वो कितना फॉरवर्ड चला? 5। कितना बैकवर्ड चला? फिर 3। नेट कितना हो गया? 2। फिर कितना फॉरवर्ड चला? +5। तो 2 + 5 कितना हो गया? 7। फिर कितना पीछे चला? 3 4। फिर +5 हो गया 9। देन -3 हो गया 6। +5, अब +4 ही करना पड़ेगा तो उसका 10 हो जाएगा, क्योंकि अब चांस +5 करने का, मगर 5 बचा ही नहीं तो 4 ले लेंगे उसको। इज दैट क्लियर? तो उसकी जर्नी कंप्लीट हो गई। अब प्लस माइनस का टेंशन छोड़ो, वो चला कितना? दैट 5 + 3 8 + 5 13 + 3 16 + 5 21 + 3 24 किलोमीटर वो चला। और स्पीड क्या थी? 60 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज माई टाइम। तो ये मेरा आ जाएगा 4। कैसे कैंसिल हो रहा है? 12 से 12 2 ज़ा 12 5 ज़ा 2/5 आवर मिनट में कन्वर्ट करके आंसर देना है। तो 12 2 ज़ा 24 मिनट इज माई आंसर। इज दैट क्लियर गाइस? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन और देखिएगा। एक स्विमिंग पूल है, एक ये 90 मीटर इसका लेंथ है, और ये बंदा यहाँ से इधर स्विमिंग करना स्टार्ट करता है, 3 मीटर पर सेकंड चलता है, और ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जा रहा है। ये सेम टाइम दोनों ने चलना स्टार्ट किया, और ये दोनों चलते जा रहे हैं। रास्ते में इनकी मीटिंग होती चली जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि 15 मिनट के अंदर इनकी कितनी मीटिंग्स होगी? हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट इन 15 मिनट्स? इज दैट क्लियर गाइज? अब मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का एक अप्रोच बताता हूँ। देखिएगा, ये बंदा यहाँ से इधर आया, कितना टाइम लगेगा? 90/3 30 सेकंड्स। फिर यहाँ आया 30 सेकंड, फिर यहाँ आया 30 सेकंड। अच्छा, ये बंदा 2 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 45 सेकंड लगेगा और आने में भी 45 सेकंड लगाएगा। इसका मतलब यदि मैं 90 सेकंड की बात करूं तो इनकी नंबर ऑफ मीटिंग कितनी होनी चाहिए? देखो, ये बंदा तो गया और आया, और ये बंदे के साथ क्या हुआ? गया, आया और गया। तो जब ये इधर आ रहा था और जब ये इधर आ रहा था तो एक मीटिंग इनकी कहीं हुई होगी रास्ते में। फिर ये यहाँ से जब इधर आ रहा था और ये जब इधर आ रहा था ये बंदा, तो उसकी फिर मीटिंग दूसरी हुई होगी, और लास्ट में जब इस पॉइंट पे दोनों आए तो ये इनकी 3rd मीटिंग है। तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि 90 सेकंड में इन लोगों की 3 मीटिंग हुई। इज दैट क्लियर? बट एक चीज़ और है, 90 सेकंड के बाद इनकी जब मीटिंग हुई तो ये दोनों सेम एंड पे आ गए। पहले एक यहाँ था और एक यहाँ था। अब अगले 90 सेकंड में क्या होने वाला है? जस्ट यू सी।
अगले 90 सेकंड में ये वाला जो बंदा स्लो चल रहा है ये जाएगा और वापस यहाँ आ जाएगा, और ये जो फास्ट चल रहा है वो जाएगा, आएगा और जाएगा, मतलब ये अगले 90 में यहाँ पहुँच जाएगा। यानी जो लास्ट वाली मीटिंग पहले इनकी हो रही थी वो अब नहीं होगी। तो अल्टीमेटली अब इनकी 2 मीटिंग होगी, तो कुल मिला करके 3-2 फिर 3-2 फिर सेम साइकिल चलेगा। यानी कि 180 सेकंड के अंदर इनकी 5 मीटिंग होगी। तो कहना इसे 3 मिनट के अंदर इनकी 5 मीटिंग होगी, और 3 मिनट में यदि 5 मीटिंग होती है तो मैंने 15 मिनट का पूछा है, 15 मिनट में 5 यानी 25 मीटिंग्स इनकी होगी। इज दैट क्लियर? तो दिस इज वन वे। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे ही किया जा सकता है, देयर आर मेनी मोर वेज टू सॉल्व द क्वेश्चंस, बट गाइस सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, हर हालत में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक ज्योमेट्री का बहुत सिंपल से क्वेश्चन से मैं इसकी एंडिंग कर रहा हूँ। ये मैंने एक स्टार बनाया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन सिर्फ इतना सा कि इसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। स्कूल के एग्जाम में आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, पर वो थोड़े ज़्यादा आसान रहते हैं। अब ये ऐसा है, इसका एंगल्स का सम कितना है, तो साफ साफ दिख रहा है एक ट्रेंगल, ये एक ट्रेंगल, ये 2 ट्रेंगल के एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, क्योंकि एक ट्रेंगल के एंगल का सम 180, तो ये आंसर आ गया 360। पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये उतना आसान नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस एंगल को इसका नाम दे देता हूँ ना, ABCD और E, इसको नाम दे देता हूँ मैं X, और इसको नाम दे देता हूँ Y। कहना इसे एंगल AX और Y, ये छोटे से ट्रेंगल के एंगल है, इस वाले ट्रेंगल की बात कर रही हूँ, इसी के एंगल है, यस नो? AX और Y, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। आर यू एग्री विद दिस? बिल्कुल एग्री होंगे आप। एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, यस, एक बढ़िया सा कलर ये लेके मैं बता देता हूं कि ये जो मेरी ट्रेंगल है, ध्यान से देखो गाइस, इस ट्रेंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन है? ये X, और ये एक्सटीरियर एंगल इन दो के सम के इक्वल होगा। तो कहना इसे X इक्वल टू E प्लस C। आई होप बात समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक इसी तरह से ये जो Y है, ये कौन से ट्रेंगल का एक्सटीरियर एंगल है? देखो ध्यान से, ये वाला ट्रेंगल, इसको कुछ और कलर से दिखा देता हूं। ये समझ आई गया आपको? और ये जो y, पहले मैं इतना तो लिख ही लेता हूँ फिर आपको बता देता हूँ। ये मेरा a है, और x की जगह में E प्लस C लिख देता हूँ। अब बचा सिर्फ y। अब मैं ये ट्रायंगल को दिखा रहा हूँ आपको। इस ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है ये y, ये इन दो के सम के बराबर होगा B और D के। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? तो ये जो मेरा एंगल है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? AEC, और ये y की जगह में लिख सकता हूँ B प्लस D। तो ये मेरा 180 डिग्री हो गया, आंसर ही आ गया, कोई बचा ही नहीं, कवर हो गए सारे। A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया और E हो गया। इज दैट क्लियर गाइज? मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये तीनों का सम था मेरा 180 डिग्री, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर ये जो मेरा एंगल x था, ये इस वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल था, जो कि इन दो के सम के बराबर होना चाहिए। और ठीक इसी तरह से फिर मेरा जो ये जो मेरा ट्रायंगल था, ये जो y वाला मेरा एंगल है, तो ये मेरा कौन से ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल था? एक बार अच्छे से देख लो जरा। ये वाले ट्रायंगल का मेरा एक्सटीरियर एंगल था, इस वाले का। इज दैट क्लियर? जैसे मेरा x एक्सटीरियर एंगल था इस वाले ट्रायंगल का, उसी तरह से मेरा जो y एक्सटीरियर एंगल है मेरा इस वाले ट्रायंगल का, ऐसा, इस वाले का। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरह से अपन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और ये मेरा आंसर आ गया 180 डिग्री। तो मैं आपको टाइम टू टाइम इस तरह के कई सारे लेक्चर्स देता जाऊंगा,
आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे गाइस।